नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। देश के राजनीतिक और सांप्रदायिक हालातों पर आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामिक स्कॉलर और मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी के पूर्व चांसलर जफर सरेशवाला। आपका स्वागत है जफर जी। नहीं, बहुत खुशी है आपने मुझे बुलाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। जफर जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना काल में मुसलमानों की जो अभी मौजूदा स्थिति है, जो छवि है, उसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि शुरुआत में और काफी समय तक लॉकडाउन के हर मुद्दे के सेंटर पर मुसलमान ही नजर आए। आपको क्या लगता है, आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों ऐसी स्थिति बनी? देखिए, शुरू में जैसे वो तबलीग जमात का जो मामला हुआ, उसमें जो मौलाना साद साहब की जो गलती हुई, शुरू में एक गलती ये हुई कि जो उन्होंने वो प्रोग्राम किया और जिस पे उनको काफ़ी लोगों ने और मेरे जैसे लोगों ने भी उनको आगाह किया था कि ना करें, वो एक गलती थी। और उसके बाद उनका सामने ना आना, और चूंकि वो एक अमीर थे, एक बड़ी एक गुट के जमात के करोड़ों लोग हैं मानने वाले, और जो लोग थे उनकी जमातें थी, तो उनका सामने ना आना, वो एक दो गलतियां हुई। बहरहाल उसके बाद काफी लोग सामने आए, जैसे हम लोग भी आए और भी लोग आए। भाई जमातें जहां जहां थी उनको हमने प्यार मोहब्बत से कि भाई आपने कोई गुनाह नहीं किया है, आप कोई क्रिमिनल नहीं है, और क्या मांगा जा रहा है, भाई आपका इलाज है तो आप टेस्ट कराएं और आपका इलाज हो रहा है। तो वहां से फिर एक पॉजिटिविटी शुरू हुई। कुछ किस्से इधर उधर, जैसे इंदौर में एक आध कोई किस्सा हुआ और कुछ मुरादाबाद में हुआ, लेकिन एक मीडिया का होता है कि भाई एक ही चीज को बड़ा वो लोग मैग्नीफाई करके दिखाते हैं। बहरहाल एक भी गलत है, वो एक नेगेटिविटी आई। लेकिन उसके बाद जब सारे लोग आ गए, सारों का क्वारंटीन हो गया, नेगेटिव निकले, अक्सर जो थे वो नेगेटिव आए। और सबसे बड़ा काम ये किया तबलीग वालों ने, जो नेगेटिव वहां से निकलते थे, 385 से ज्यादा लोगों ने अपना ब्लड प्लाज्मा डोनेट किया। और उसके बाद कई शहरों में मुसलमानों ने अपना, खास तौर से और भी लोगों ने, लेकिन ये आपने मुसलमानों का जो सवाल किया है कि भाई अपनी फूड किट का डिस्ट्रीब्यूशन, फूड पैकेट का डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो एक पॉजिटिविटी का माहौल हो गया। एक गलती हुई थी, और बिल्कुल गलती तो ऐसी होती है कि अगर जितना बड़ा ग्रुप होता है या गुट होता है या बड़ी शख्सियत होती है, जब वो कोई गलती करती है तो उसके रेमिफिकेशन भी बहुत पड़ते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि धीमे धीमे अब जो है वो नेगेटिविटी खत्म हो रही है। आपने कहा जफर जी कि कुछ ऐसे वीडियोस आए जहां पर प्लाज्मा डोनेशन हो या फिर जो प्रवासी मजदूर रहे हैं उनकी मदद हो, लोगों की मदद करने के लिए मुस्लिम कौम के लोग आगे आए और छवि एक बदली। लेकिन आपने कहा कि जो तबलीगी जमात का जो भी एक पूरा किस्सा रहा है, कंट्रोवर्सी रही है, उसके बाद भी कई तस्वीरें आई थी। चाहे डॉक्टर्स को अगर किसी कोरोना पॉजिटिव को वो लेने पहुंचते हैं, उन्हें भगाना हो, उन पर पत्थर फेंकना हो, ऐसे भी कुछ वीडियोज आए। उसके बाद ये भी आया कि संक्रमण फैलाने की कोशिश की जा रही है मुस्लिमों की तरफ से, इस तरह के भी किस्से निकल कर आए। तो क्या लगता है कि एक के बाद एक काफी कुछ आया और कुछ ऐसे मुस्लिम रूढ़िवादी थे जिनकी वजह से ये छवि बनती चली गई? इसीलिए देखिए, इसीलिए हमारे जैसे लोग और भी लोग, हमने उनको कहा कि भाई आप आइए सामने। इसीलिए देखिए, मेरा जो मौलाना साद साहब को जो कहना था, इसलिए कि मैंने तो उनको सबसे पहले 30 तारीख को, यानी 30 मार्च की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने सबसे पहले फोन किया था और मैंने कहा था कि देखिए आपका सामने आना बहुत जरूरी है, इसलिए कि आपकी जमातें फैली हुई हैं मुल्क में, अलग अलग इलाकों में, यूपी में, बिहार में, जहां जहां, तो आपका सामने आ जाना और हिदायत देना अपने लोगों को, वो सारे मामले को रोक देता है। इसीलिए मैंने कहा ना कि वो दूसरी गलती जो हुई, उनका सामने ना आना। एक एक लीडर होता है, उसकी जिंदगी में बार बार वक्त नहीं होते, एक आध वक्त आता है लीडर के लिए जब अपनी लीडरशिप का इजहार करने का वक्त होता है। तो वो मेरे ख्याल से उनसे चूक हो गई, लेकिन बहरहाल बाद में संभाल लिया गया। हाँ बिल्कुल, वो जो डॉक्टरों के साथ और वो जो भी हुआ, हमने खुद उसकी बड़ी निंदा की, और मेरे साथ और बहुत सारे लोगों ने निंदा की और उनको समझाया कि भाई ये तो आपके खिदमत करने वाले लोग हैं, ये डॉक्टर हैं, ये नर्सेज हैं, ये आपकी खिदमत करने वाले लोग हैं। आप, और
देखिए उस वक्त कुछ गलतफहमियां भी चल रही थी, ऐसी वीडियो चल रही थी कि पता नहीं आपका क्या टेस्ट लेंगे, क्या लेंगे, लेकिन कौम से बहरहाल ताल्लुक रखते हैं, आप स्कॉलर हैं, आप एक पढ़ी लिखी जमात में आते हैं, आखिर इन लोगों को ही बाहर आकर इस तरह के निर्देश क्यों देने पड़ते हैं, क्यों फतवे जारी करने पड़ते हैं? आखिर जैसे जो देश की जो बाकी जनता समझती है लॉकडाउन को, क्या ये और बाकी कौमों के साथ नहीं हो सकता? क्यों आप लोगों को बाहर आकर अपनी भाषा में उन्हें समझाना पड़ता है? इनका ही नहीं है ये। अब आप देखिए बहुत सारी वीडियोस हैं भाई, मंदिरों में लोग जमा हुए हैं। आपके मध्य प्रदेश में एक जैन साधु आए थे, बड़ी तादाद में, 10,000 की तादाद में लोग जमा हो गए। तो मसला जो है ना कौमों का नहीं है, ये इलिटरेसी का है, और ये हर कौम में है। तो इसीलिए ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, मैं आपको सैकड़ों बताऊं। अरे एक हमारे गुजरात में खाली वो गुटखे की दुकान खुली और जिस तरह से लोग टूट पड़े, सब्जी के बाजार में जिस तरह से लोग टूट पड़े, उसमें पढ़े लिखे लोग थे, गाड़ियां ले लेकर आए। तो ये जो इनसेंसिटिविटी जो है, ये किसी कौम सीमित नहीं है, ये एक जनरल है हमारे मिजाज। इसलिए देखिए अब ये लॉकडाउन के अंदर जो हो रहा है, लॉकडाउन के बावजूद भी शहरों की जो बैंगलोर में कुछ पॉलिटिशियंस अपनी बर्थडे मना रहे हैं और शादियां मना रहे हैं, उसमें कोई सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म नहीं है। तो जब ऐसे लोग जब इस किस्म की हरकतें करते हैं तो नीचे अपजन का जो मसला है, अब आप देखिए दिल्ली में, गाजियाबाद में लाखों लोग हैं, अब वो कहाँ धज्जियां उड़ गई है। ठीक है जफर जी, आपने कहा कि जो छवि बिगाड़ने की कोशिश की गई है या फिर लॉकडाउन के समय जो कुछ हुआ उसे अब संभाल लिया गया है। लेकिन मैं दोबारा से घूमकर अगर छात्रों पर आऊं, क्योंकि आप मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी के पूर्व चांसलर भी रहे हैं, छात्रों का अलग अलग आंदोलनों में आना उसे आप कैसे देखते हैं? जैसे सीए एनआरसी के दौरान भी वे सामने आए, इसके अलावा चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, अलग अलग मुद्दों पर छात्रों ने, अलग अलग यूनिवर्सिटीज ने अपना पक्ष रखा है, अपना मत रखा है। आप कैसे देखते हैं छात्रों की इन भूमिका को आज के समय पर? देखिए मैं पहले जो आपका सवाल था उसका मैं क्लियर करूं कि वो जो एक जो मुसलमानों को टारगेट करके जो उसमें मीडिया का भी रोल रहा है और बहुत सारे ट्विटर हैंडल से जो चला, उसका खमियाजा क्या हुआ। यानी वही मैं जो कह रहा था कि मिडल ईस्ट एक हमारा सबसे बड़ा, यानी हिंदुस्तान की अगर सबसे ज्यादा जहां चलती है, जहां इज्जत है पूरी दुनिया में, वो ये 5-7 मुल्कों में थी, और उसमें मोदी साहब का बड़ा रोल है। और उस अक्सर उनके सफर में मैं साथ में रहा हूं। यूएई में हमने देखा, मैं साथ में था, जो इज्जत मिली थी मोदी साहब को जिस तरह का मैंने देखा नहीं कि कोई अमेरिका के सदर को भी इस तरह की इज्जत मिली होगी। सऊदी अरब में, यानी सऊदी अरब में जब पहली मर्तबा गए मोदी साहब, तो उन्होंने अपने पैलेस में उतारा जहां पर सिर्फ हेड्स ऑफ द स्टेट को रुकाते हैं वो, और हमारे प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द स्टेट नहीं है, हमारे प्रेसिडेंट है, लेकिन ये मकाम दिया। और ये सारे मुल्कों ने, ये सारे इस्लामिक अरब मुल्कों ने उनकी जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड थी वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को दी। तो मोदी साहब ने 6 साल में एक जबरदस्त इज्जत हिंदुस्तान की बना के रखी थी। लेकिन ये कुछ लोगों ने जो एक मुसलमानों को टारगेट करके, जो ट्विटर के जरिए और मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म से जो बिगाड़ी, तो 6 साल की जो मेहनत को पानी में फेर दिया है। मुझे याद है कि 6 साल में कभी भी यूएई के या सऊदी अरब के या कुवैत के किसी अखबार में हिंदुस्तान के खिलाफ कोई नेगेटिव खबर नहीं छपी थी। लेकिन आज वहां पर एडिटोरियल, और यानी उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर को, फॉरेन मिनिस्टर को इंटरवेन करना पड़ा, मुल्कों के हमारे एम्बेसडर्स को आना पड़ा सामने। तो ये सोचते नहीं है जो लोग ये इसको कर रहे थे कि ये फोबिया कोरोना पर जो वायरस यूएई की राजकुमारी ने जो अपनी बात रखी थी, लेकिन आपको लगता है कि ये जो पक्ष है या फिर इस तरह की एक नसीहत, एक ऐसी अपील हमारे देश में हमारे नेताओं मंत्रियों की तरफ से नहीं की गई? जो यूएई से जो नाराजगी आई उसके बाद भी क्या आपने बहुत ज्यादा एक्टिवनेस इसके खिलाफ देखी है हमारे देश में कि इस चीज को रोका जाए? अब कम से कम वो जो वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से जो हो रहा था वो रोक आई है। और एक प्राइम मिनिस्टर साहब का जो ईद का जो मैसेज था बहुत जबरदस्त था। उसमें उन्होंने ये कहा हम सब एक हैं, हम सब हैं, और रमजान के महीने की बरकत वगैरह की जो बात की, तो मेरे ख्याल से वो मैसेज जो है सिर्फ मुसलमानों को नहीं था बल्कि अपने लोगों को भी था। तो उसके बाद से उसमें कुछ थोड़ा बहुत कंट्रोल आया है।
मैं इस बातचीत को आगे ले जाऊं तो हमारी कुछ समय पहले ही जो मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के मौजूदा चांसलर हैं फिरोज बख्त अहमद, उनसे बात हुई थी और उनसे मैंने पूछा था कि फिलहाल जो स्थिति है छात्रों की अलग अलग आंदोलनों में, उसे आप कैसे देखते हैं, चाहे वो सीए का रहा हो, एनआरसी का रहा हो। उन्होंने कहा वो इसके खिलाफ है। उन्होंने कहा कि छात्र हैं, उन्हें पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। आप भी इस यूनिवर्सिटी के चांसलर रह चुके हैं, आपका भी यही मत है? आप कुछ अलग तरीके से छात्रों की भूमिका ऐसे आंदोलनों में देखते हैं, राजनीतिक मुद्दों पर देखते हैं? ये न मेरा मानना है, इसलिए कि बिल्कुल कहा कि मैं भी रहा हूं चांसलर, और मेरी चांसलरशिप में नौजवान स्ट्राइक में उतरे थे। मैं जब चांसलर ही था, 2015 की बात है, कि लड़के स्ट्राइक में उतरे थे। हालांकि चांसलर का जॉब नहीं है ये, लेकिन मैं समझता था कि नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। मैं यहां से, बंबई से मैं हैदराबाद गया, उन बच्चों से मिला मैं, और मैंने उनको कहा कि देखो, तुम्हारी जो भी जायज मांगे हैं, मैं वादा करता हूं मैं उसको लेके जाऊंगा जहां तक लेके जाना है। ये तुम जो उतरे हो अभी आंदोलन में, मतलब एट द कॉस्ट ऑफ एकेडमिक्स है। मैंने कहा नुकसान सिवाय तुम्हें किसी और को नहीं हो रहा। वाइस चांसलर साहब को उनको तनख्वाह मिल रही है, सारे प्रोफेसर को और फैकल्टी को उनको तनख्वाह मिल रही है। नुकसान तुम्हारा हो रहा है। हाँ, मैं समझता हूं कि थोड़ा एक पॉलिटिकल अवेयरनेस होनी चाहिए, लेकिन एक लिमिट में। वो लिमिट से अगर ज्यादा हो गई तो फिर क्या होगा, होता क्या है कि ये नौजवान होते हैं, ये समझो इनकी उम्र होती है 22, 23, 24 साल की। ज्यादा इनको समझदारी नहीं होती। ये कॉज होता है, ऑनेस्टी होती है। यानी ये जिस कॉज को लेकर चलते हैं, ये ऑनेस्टी होती है उनकी, सीए या एनआरसी या जिसको भी लेकर ये चले हैं ये नौजवान। लेकिन फिर होता क्या है कि सियासी पार्टी या जो जिनका मकसद सियासत होता है, वो इन नौजवान बच्चों को इस्तेमाल करते हैं अपने मफाद के लिए, और इनको पता भी नहीं होता। इसलिए मैंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े ये इस नौजवानों की या छात्रों की मूवमेंट देखी है। नवनिर्माण की गुजरात में, उसके बाद एंटी रिजर्वेशन, और मैं देखता हूं कि वो जो लीडर थे उस जमाने में, उस मूवमेंट के, वो कहां है आज? वो सीन से गायब हो जाते हैं। तो जी, क्या ये आज की जरूरत भी नहीं लगती कि जो मुद्दे, जो बातें आज छात्र नेता या फिर जो यूनिवर्सिटी के छात्र उठा रहे हैं, जिन बातों पर वो सड़क पर उतरे हुए हैं, ये काम विपक्ष का था। तो आज के दृष्टिकोण में ये देखा जा रहा है कि विपक्ष की पूरी भूमिका ये छात्र नेता निभा रहे हैं। तो क्या ये देश की जरूरत के हिसाब से ये स्थिति बन गई है? देखिए, यही मेरा कहना है ये नौजवान बच्चों से, छात्रों से, कि ठीक है, आपका जो जो जायज जो है, और डेमोक्रेटिक सेटअप में, हमारे मुल्क के संविधान में आप उसको प्रोटेस्ट करते हैं, आपको हक है। लेकिन आप ध्यान रखो कि आपके इस जायज प्रोटेस्ट को कोई हाईजैक ना कर जाए। और ये हो रहा है कि प्रोटेस्ट आपका होता है जो जायज है, लेकिन कुछ लोग उसको हाईजैक कर जाते हैं अपने मफाद के लिए। और होता क्या है, वो अपना काम कर जाते हैं, और तुम जो है वहीं के वहीं रह जाते हो। जो अब एनआरसी और सीए को लेकर जितने भी आंदोलन चले, उसमें इन छात्रों ने ये पूरा ध्यान रखा कि ऐसा ना हो, मंच पर कोई भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी लीडर ना पहुंचे, कोई अपनी किसी खास दृष्टिकोण को लेकर, अपने एजेंडे को लेकर उस मंच पर ना पहुंचे। तो ये तो साफ सुथरी अब सिर्फ मुद्दों की राजनीति, या फिर मुद्दों को उठाना चाहते हैं छात्र। इसलिए कि मेरा बड़ा करीबी ताल्लुक रहा, इवन जो आपके शाहीन बाग में जो नौजवान थे उनसे भी, बंबई में जो लोग चलते थे उनसे भी, मैं उनसे बात करता था। और मेरा एक बात होती थी उनसे, जो खास मैं आज आपके सामने कह रहा हूँ। ये सारे नौजवान मेरे से बात करते थे। उस वक्त मैं 1-2 बार दिल्ली भी आया था, और मैं उनको एक बात कहता था कि देखो, ठीक है, ये आपका डेमोन्स्ट्रेशन है, लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन खाली डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होता ना। आप कब तक करेंगे? एंडलेसली डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होता। हर डेमोन्स्ट्रेशन का नेक्स्ट स्टेप जो है वो डायलॉग है। और डायलॉग आप किससे करोगे? जिसके खिलाफ कर रहे हो आप डेमोन्स्ट्रेशन, उसी के खिलाफ आपको डायलॉग करना है। तो अब जो है, आपको इस प्रोसेस को डायलॉग पर ले जाने की जरूरत है। और किन से? उन्हीं लोगों से जिनके खिलाफ आप ये कर रहे हो। तो ये मेरा उनको हमेशा हिदायत होती थी कि देखिए, ये एंडलेस डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होता कभी भी दुनिया में। एक स्टेज आता है जब आपको बैठ के बात करनी, इसलिए कि वरना फिर आपका डेमोन्स्ट्रेशन करने का मकसद क्या है? आप मसले को हल चाहते हैं। शाहीन बाग का नाम लिया, वहां के लोगों का नाम लिया, तो वो कई महीनों तक धरने पर बैठे रहे। कन्वर्सेशन की, बातचीत की तो नौबत ही नहीं आई। नहीं, मेरी जब आखिर में लगभग वो तैयार हो गए थे, मैंने ये काफी नौजवानों से बात किया अलग जगह पर,
वो तैयार हो गया और ये कोरोना का मामला आ गया। वरना मैं बिल्कुल इस मत का हूं। और मैं देखिए, मैंने तो खुद लड़ाई लड़ी है मोदी साहब के खिलाफ और सब कुछ किया है, लेकिन मैंने क्या किया, लड़ाई लड़ने के बाद उन्हीं के साथ बैठा मैं। इसलिए कि आप जिसके खिलाफ लड़ते हैं या डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, बैठना तो आपको उसी के साथ करना पड़ेगा। तो ये बात कहीं ना कहीं ये नौजवानों के अंदर आ गई थी उस वक्त। ये मैं बात कर रहा हूं मार्च की शुरू के। समझाया, उनसे बातचीत हुई, उसके बाद ये लॉकडाउन हो गया, लेकिन इसके बाद जब लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद भी इस मुद्दे में इतनी धार रहेगी? मैं समझता हूं कि अब जो है ना, ये एनआरसी वाला जो देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, सीए जो है, सीए पर से उससे किसी को कोई एतराज नहीं है, ना मुसलमानों का एतराज है। इसलिए कि अगर हमारा जो परसिक्यूटेड भाई, हिंदू भाई या सिख या क्रिश्चियन पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से उसका परसिक्यूशन होता है और हिंदुस्तान को आता है, और अगर हमारी हुकूमत उनको इज्जत की जिंदगी देती है सिटीजनशिप देकर, तो हमें कोई एतराज नहीं है भाई। और बिल्कुल मैं यार कहने के लिए बिल्कुल तैयार हूं कि भाई पाकिस्तान से या अफगानिस्तान से कोई मुसलमान नहीं आएगा यहाँ पर। वहां का अगर कोई परसिक्यूटेड मुसलमान है भी, अगर शिया या लोग अहमदिया कहते हैं, तो अहमदिया तो सारे यूरोप जाते हैं, वो हिंदुस्तान क्यों आएंगे? शिया जो है वो ईरान जाएंगे। तो आएगा तो हिंदू, सिख या क्रिश्चियन, और उसको अगर देती है। मसला जो था वो एनआरसी को लेकर था। हालांकि एनआरसी के बारे में कोई चीज आई नहीं, लेकिन कुछ उसी पार्टी के लोग जिस तरह की बातें टीवी पे और मीडिया में कर रहे थे, तो उससे मुसलमानों में एक डर पैदा हो गया था। लेकिन मैं समझता हूं कि अब जो है, अब जो दिन आने वाले हैं, तो मेरे ख्याल से वो इश्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो इकोनॉमी को फिर से रिवाइव करना, या जो नुकसान हो गया है उसको ठीक कैसे करना, मैं समझता हूं अब यही मुद्दा रहेगा, और वो सबका मुद्दा है। तो जफर जी, आप भी जो मुस्लिम समाज के और जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनके साथ आप बात करते होंगे और आपकी उठबैठ होगी। जो ये लॉकडाउन का समय है, इसे माना जा रहा है कि इंट्रोस्पेक्शन का, अपनी आत्म सोच का ये एक समय है। लोगों को सोचना चाहिए कि कैसे वो अपने अंदर बदलाव लाएं या फिर आगे अपनी बेहतरी के लिए काम करें। तो आपको लगता है कि जो मौजूदा साल में या फिर स्थिति पर जो बनी हुई है एक छवि मुसलमानों की, आखिर कैसे इसे दुरुस्त किया जाए? कुछ कुछ जगहों पर इस कौम का सही रिप्रेजेंटेशन ना होना, सही प्रतिनिधित्व ना होना, क्या ये भी एक बड़ी वजह रही है? क्या आपको लगता है कि इन चीजों पर काम करने की जरूरत है, वरना ये जो आग है, ये जो नफरत है, ये जो हेट स्पीच है, यूं ही बढ़ती जाएगी? देखिए, बिल्कुल आपने बहुत सही कहा, आत्मसमर्पण यानी इंट्रोस्पेक्शन। और मैं आपको ये कहता हूं कि इसका इस्लाम में बहुत बड़ी जगह है। बल्कि हदीस में आता है, प्रॉफिट ने ये कहा, ये लफ्ज जो है हदीस में जो है वो मुहासिबे का आया है। यानी आदमी अपनी जिंदगी में मुहासिबा करे। मुहासिबा मतलब हिसाब लगाए। और कहा कि बेहतरीन नेकी क्या है, रात को सोने से पहले आदमी जो है या जो इंसान है वो अपने दिन भर की चीजों का हिसाब लगाए कि आज मैंने कौन सी सही चीज की और कौन सी गलत की। तो ये मुहासिबा करना, इंट्रोस्पेक्शन करना, ये बहुत जरूरी है। और इंसानों की जिंदगी में ये मौके आते हैं, और मैं समझता हूं कि ये जो मौका है लॉकडाउन का, और जो लॉकडाउन का जो जो उसके प्लस माइनस जो भी चीजें हुई, तो मैं समझता हूं कि मुसलमान कौम को कोर्स करेक्शन का ये बेहतरीन मौका है। और अब संजीदगी से सोचने की जरूरत है कि भाई देखिए दूसरे क्या करते हैं। मैं हमारे मसलों को दो तरह से लेता हूं कि मेरी कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो मुझे ठीक करनी है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे आपसे मतलब की है। तो मैं ये कहूंगा कि भाई जो मेरी चीज है, जो मेरे एंड पे मुझे ठीक करनी है, वो मैं पहले कर लूं। और अगर जब मेरी चीजों को मैंने ठीक कर लिया, तो आगे की जो है वो अपने आप ठीक हो जाएगी। तो मैं समझता हूं कि ये आत्मसमर्पण, और या जिसको हम कहते हैं कि इंट्रोस्पेक्शन का वक्त है। हमें सोचने की जरूरत है, और हम ये भी सोचें कोई मेरे बारे में ये क्यों सोचता है, क्या है ये, कोई तो वजह होगी। तो हम अगर खामखा कर रहा है, तो भाई नफरत का बदला हम मोहब्बत से दें। और अगर वाकई मेरे अंदर ये कमी है तो मैं उसको ठीक करूं। तो मैं समझता हूं कि ये इसका हमको बेहतरीन फायदा उठाकर अब अपनी जिंदगी को आगे ले जाने की जरूरत है। बिल्कुल। चलिए जफर जी, इस समय पर आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला, हमसे बात की अलग अलग मुद्दों पर और अपना दृष्टिकोण रखा, अपनी राय रखी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे जफर सरेशवाला, जिनसे बातचीत की अलग अलग मुद्दों पर कि आखिर कैसे मुसलमान
के प्रति जो देश में इस वक्त माहौल बना है, जो छवि बनी है, उससे कैसे निकला जा सकता है, कैसे एक सही दृष्टिकोण को सामने रखकर इस स्थिति को बदला जा सकता है। और उन्होंने भी कहा कि ये आत्ममंथन का समय है, देखेंगे कि इस आत्ममंथन से, इस मंथन से आखिर क्या निकलता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जनसत्य न्यूज के और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।